हेलो बच्चों, डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग डीकेटी की अपनी इस मुहिम की अगली कड़ी में मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपके साथ हूं। तो हम लोग इस कड़ी में बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के ज्योग्राफी की, और एक नया अध्याय यानी अगला अध्याय 2 की अगर हम बात करेंगे, वन और वन्य संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे हम। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे जंगल से हो सकता हो कि उनको जंगल को करीब से देखने का मौका ना मिला हो, जंगल को समझने का मौका ना मिला हो। और लेकिन आपने कभी एक बार गौर किया है कि आपके आसपास जितनी चीज़ें होती हैं या जितनी चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, उनका सोर्स क्या है? चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर और जो कोई दूसरी चीज़ें हों। तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगल से शुरू होती हैं और आप तक पहुंचती हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत ही जटिल तंत्र है, एक बड़ी ही उलझी हुई कड़ी है। आप जो जंगल हैं वो वनस्पतियों से, जीवों से, जिसमें छोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े हाथी तक, शेर तक, और उसमें कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ और भी माइक्रोब्स, वो सारे के सारे जो हैं वो जंगल के प्राणी में शामिल हैं, वो उस परिवार के सदस्य हैं। तो एक ये सारी चीज़ें मिलकर एक पारिस्थितिकी का, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इकोसिस्टम, हमको लगता है कि आप लोगों को अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो जान लीजिए कि इकोसिस्टम एक वैसी जगह है, एक वैसा तंत्र है जो जल, थल, आकाश यानी धरती, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों चीज़ें जहाँ मिलती हैं वहीं पर जीवन विकसित होता है, वहीं पर एक पारिस्थितिकी बनती है, वहीं पर एक इकोसिस्टम बनता है। तो जंगल अपने आप में एक बहुत ही स्वस्थ पारिस्थितिकी है, और एक तरह से अगर हम कहें तो वो प्राथमिक उत्पादक है, क्योंकि वनस्पति ही प्राथमिक उत्पादकों में आते हैं। फिर वो शाकाहारी, मांसाहारी, फूड चेन आपने नीचे की कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो अब वहाँ पर जंगल के लिहाज से अगर आप देखिए तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जैव विविधता। बेसिकली हमने जिन प्राणियों के नाम लिए छोटे से लेकर बड़े तक, जो वनस्पति हैं, जो जीव जगत के जो प्राणी हैं, ये इन सारी चीज़ों को हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में हम उनको गिनते हैं, या बायोडाइवर्सिटी के रूप में हम उनको जानते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम भारत एक ऐसा देश है जो जैव विविधता के मामले में काफ़ी धनी है। मतलब एक तो कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह हमारे देश का एक लंबा चौड़ा विस्तार, दूसरा अलग अलग भौगोलिक दशाएं, ठंडे प्रदेश भी हैं, गर्म मरुस्थल भी हैं, हमारे पास वर्षा वन भी हैं, हमारे पास पर्णपाती वन भी हैं। तो जितने तरह के जंगल होंगे वो आवास, हैबिटेट का काम करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, अलग अलग तरह के वनस्पतियों का उसमें उदय होता है, और इससे हमको एक बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब बात चली है जैव विविधता की, तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है विश्वतीय वनों में देखने को मिलती है। इक्वेटर के आसपास जहाँ सदाबहार सालों भर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा वनस्पति होती है, जंगल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, वहाँ पर जैव विविधताएँ भी उसके हिसाब से ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में आप 8% यानी तकरीबन 16 लाख उपजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हुई, और इस मामले में कम से कम भारत जो है जैव विविधताओं के मामले में एक बेहद धनी देश है। जंगल के साथ मनुष्य का नाता इतना गहरा है, और ये अंतर संबंध इतना जटिल है, और हम इसको इतना सामान्य मानते हैं कि हम कभी उसकी तरफ गौर नहीं करते। लेकिन होता यही है कि हम जंगल के संसाधनों का दोहन करते हैं, और उसकी वजह से जो एक आखिरी दबाव जो है वो जैव विविधताओं पर असर के तौर पर दिखता है। और ये दबाव अगर आप जानेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आज की तारीख में तकरीबन 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी जो है वो बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रहे हैं। ये इस दबाव का, संसाधनों पर दबाव का नतीजा है। बहुत सारी ऐसी उपजातियां हैं जो बिल्कुल ही खतरे के कगार पर हैं, नाजुक दौर में हैं, उनके साथ पारिस्थितिकी संकट हैं। अगर हम खतरे वाली उपजातियों की बात करें तो वो कुछ भी हो सकता है, वो जंतु भी हो सकता है, वनस्पति भी हो सकती है। अगर हम जीवों की बात करते हैं तो उसमें जैसे भारतीय चीता हो गया, पहाड़ी कोयल हो गई, गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गई, जंगली चित्तीदार उल्लू हो गए। अगर हम वनस्पति की बात करें तो हुबरडिया हेप्टान्यूरॉन, ये एक घास की प्रजाति है। एक देसी महुआ की
की जो किस्म होती है, मधुका इंसिग्निस, ये हो गए। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़तरे की कगार पर हैं। और एक बात बहुत ही मतलब जो फैक्ट है कि इस बात की पक्की जानकारी कोई नहीं दे सकता कि अभी तक कितनी जो उपजातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सतर्क होने, जागरूक होने के पहले विलुप्त हो चुकी होती हैं, लेकिन अब उनकी रफ्तार जो है वो हम उसके हिसाब से देखते हैं। जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उसके बाद पता चलता है कि हाँ ठीक है, इसकी संख्या जो है वो कम हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पर ये जो दबाव है, संसाधनों का दबाव, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे जैसे अगर आप वनस्पतियों और हम जंतुओं की बात करें तो ख़ास तौर पर जो फूलधारी पौधे हैं वो और रीढ़धारी जंतु, इनके जो विलुप्त होने की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर हम माने कि सामान्य उपजातियाँ जिस रफ्तार से, जिस रेट से लुप्त हो रही हैं, तो इनके लुप्त होने की जो दर है उनसे 50 से 100 गुना ज़्यादा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारे वन्य संसाधन हैं उन पर कितना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है हमारे अपने लाइफ स्टाइल का, हम उनकी कीमत पर अपना किस तरह से विकास कर रहे हैं। और अब अगर हम बात करें अपने वन संसाधन की, तो देखिए हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके हिसाब से कम भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 हिस्सा वनाच्छादित होना चाहिए, यानी उस पर वन होने चाहिए। लेकिन जो अभी की तस्वीर है हम उसे कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं कह सकते। अभी देश में तकरीबन 6.37 लाख वर्ग किलोमीटर जो हिस्सा है वो वनों से ढका हुआ है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 19.39% हिस्सा इसमें शामिल है। इसमें से भी जो सारे वन हैं वो एक समान नहीं है। 11.48 यानी तकरीबन जो 11.5% जो हिस्सा है वनों का वो सघन वन है। उसके अलावा 7.75 मतलब करीब 7.25% का जो हिस्सा है ये खुले वन के तहत आते हैं। 0.15% ये एक छोटा हिस्सा है मैंग्रोव वन के तहत जो है उनका क्षेत्र आता है। मैंग्रोव एक ख़ास तरह के वन होते हैं जो समुद्री किनारों पर लवणीय यानी कि जो सॉल्टी वाटर है समुद्र का वो उसमें ग्रो करते हैं। उनकी जड़ें ख़ास तरह की होती हैं। आप वनों के प्रकार में आपने मैंग्रोव के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी पारिस्थितिकी के लिए मैंग्रोव का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वनों का जो क्षेत्र है इस पर भी दबाव है। इनका जो क्षेत्र है, वनों का जो क्षेत्र है वो हमेशा घटता रहा है, वृक्षों की कटाई होती रही है। और सवाल है कि जब वन हमारे जितने प्रदेश में रहेंगे हमारी जैव विविधता जो है वो काफ़ी हद तक उन्हीं वनों पर निर्भर करती है। तो जब वनों पर दबाव आएगा तो ये दबाव सीधे तौर पर जैव विविधताओं पर जाएगा, यानी कि वहाँ जो रहने वाले जो उपजातियाँ हैं, चाहे वो वनस्पति हों चाहे वो जीव हों, उनके ऊपर उनका दबाव आएगा। और यही वजह है कि कई सारे ऐसे जीव हैं, ऐसी उपजातियाँ हैं जो संकटग्रस्त हैं। तो जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके हिसाब से हम उनकी स्थिति, उनकी सुरक्षा, इनको देखते हुए हम कई तरह से हमने उनका वर्गीकरण किया है। जैसे जो अगर हम सबसे पहली बात करें कि सामान्य जातियाँ, तो सामान्य जातियाँ हम इस श्रेणी में हम वैसे जीवों या वनस्पतियों को रखते हैं जिनकी पर्याप्त संख्या है। मतलब पर्याप्त संख्या इस वजह से है कि उनके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, वो इतनी संख्या में हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक वो हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। उनके अस्तित्व का, उनके वजूद का कोई खतरा नहीं है। जैसे आप आमतौर पर मवेशी की बात करें, साल की बात करें, चिड़पाइन की बात करें, तो ये जो है ये वनस्पति और जीवों की सामान्य प्रजातियों में ये चीज़ें आएंगी। जो एक वर्ग आता है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि जो खतरे की स्थिति में है। तो देखिए उनके साथ आप ये मान करके चलिए कि वो उनका वजूद तो अभी है, लेकिन उनके लिए पारिस्थितिक खतरा बहुत ज़्यादा है। अगर उनको संरक्षण नहीं मिला, अगर उनका बचाव नहीं किया गया, उनके अनुकूल व्यवस्था नहीं की गई, तो धीरे धीरे वो जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें हम जिन चीज़ों को जिन श्रेणियों जीवों और वनस्पतियों की जिन किस्मों को रख सकते हैं उसमें भारतीय जंगली गधा, ये ख़ास तौर पर कच्छ के रण में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा। जैव विविधता की जो तीसरी किस्म होती है हम उसे सुभेद्य श्रेणी में रखते हैं, यानी कि वो वनरेबल स्पीसीज हैं। मतलब कि उनकी संख्या जो है वो बहुत तेज़ी से घट रही है। और अगर उनके लिए, उनके बचाव में, उनके संरक्षण के लिए अगर कदम नहीं उठाए गए
अगर उनको बढ़ावा नहीं दिया गया, उनको संरक्षित नहीं किया गया, तो धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो घटती जाएगी और वे भी जो हैं एक तरह से खतरे में पड़ जाएंगी, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के क्लास में चली जाएंगी। तो इसमें अगर हम देखें तो भारतीय हाथी, उस पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है, नीली भेड़, गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा एक और श्रेणी होती है दुर्लभ उपजातियों की, यानी वैसी उपजातियां जिनकी संख्या वाकई बहुत कम है, रेयर मिलती हैं, उनको संरक्षण की ज़रूरत है, नहीं तो फिर धीरे धीरे उनका भी जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ एक वैसी जातियां होती हैं जो प्राकृतिक और भौगोलिक वातावरण से परे, जो स्थानीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो वहाँ पर विकसित होती हैं। उनका आवास स्थान वैसी जगहों पर होता है कि वो सिर्फ एक जो सीमित दायरा है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो उतनी देर में ही मिलती हैं। इसके बेहतरीन उदाहरणों में हम अंडमानी टील, अंडमानी जंगली सूअर, निकोबारी कबूतर, तो ये जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही इस तरह के जो जीव हैं, ये जो जीव हैं वो मिलते हैं और उससे बाहर इनका अस्तित्व नहीं है। तो इनको स्थानीय संरक्षण उपायों से इनको बचाए जाने की ज़रूरत है। एक जो आखिरी श्रेणी है वो है लुप्तप्राय या जो लुप्त हो चुकी हैं। तो जो लुप्त उपजातियां हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि वैसी उपजातियां जो अपने आवास स्थलों पर उनकी खोज की गई, वहाँ पर उनको देखा गया, लेकिन वो अनुपस्थित थी, वो नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम उन्हें ये मान लेते हैं कि वो लुप्त हो गई तब तक जब तक कि वो अगली बार कहीं नहीं देखी जाती। तो अब ये एक प्रक्रिया है जिसके बहुत सारे अपने पैरामीटर्स होते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन ये माना जाए कि अपने आवास क्षेत्र से अगर कोई उपजाति लंबे काल के लिए अनुपस्थित है तो हम उसे लुप्त श्रेणी में रखते हैं। इसके उदाहरण में चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये जो है वो इसी श्रेणी में आती हैं। तो अगर हम बात करें वनों के नुकसान क्यों, तो वनों का नुकसान आखिर क्यों होता है, अगर आप एक तरफ गौर कीजिए तो चाहे हम वनों से लकड़ी लेते हैं, छाल लेते हैं, पत्ते लेते हैं, ईंधन लेते हैं, फल मिलता है, कंदमूल मिलते हैं, तो बेसिकली इंसान की कोशिश जो होती है वो वनों से रिसोर्स लेने की होती है और इस दौरान वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और ये काम एक सतत प्रक्रिया है, खास करके जब से भी विकास का कार्य तेजी से हुआ। अगर हम उपनिवेश काल की बात करें, यानी कि जब ब्रिटिश राज हुआ करता था यहाँ पर, तो रेलवे लाइन का विकास हुआ, इसकी बड़ी कीमत जंगलों को चुकानी पड़ी। आप ये कह सकते हैं कि जंगलों में जो खड़े पेड़ थे वो रेलवे लाइन पर जो है वो स्लीपरों के रूप में पड़े हुए दिखे। तो जहाँ जहाँ रेलवे लाइन बिछाई जाती थी स्लीपर के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा आप जब आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो 1951 से लेकर के 1981 तक इस 30 साल के दौरान तकरीबन 26,000 वर्ग किलोमीटर जंगलों का सफाया किया गया और उसे खेती के लायक ज़मीन में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा हमारे जनजातीय इलाकों में झूम खेती यानी श्लेषण वन जो है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जंगल का निम्नीकरण होता है, क्योंकि उस दौरान होता ये है कि कुछ एक खास इलाके को पहचान करके वहाँ पर जंगल की कटाई की जाती है, उनको जला दिया जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है, 4 साल 5 साल तक उपज ली जाती है। फिर जब उपज कमने लगती है तो उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरे जगह को तलाशा जाता है। लेकिन सवाल है कि जिस जगह पर हमने जंगल को, प्राथमिक जंगल को हमने काट दिया, वहाँ पर जो दूसरे जो सेकेंडरी जो फॉरेस्ट जो वहाँ पर आते हैं वो डिग्रेडेड, वो उसका निम्नीकरण कर देते हैं। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है ये श्लेषण वन के वजह से काफ़ी हुआ है और यही कारण है कि इस प्रैक्टिस को अब काफ़ी कम किया जा चुका है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसके अलावा देखिए जो होता है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम वनस्पति की किसी एक खास किस्म को बढ़ावा देते हैं, जैसे सागवान। तो सागवान जो है दक्षिण भारत में तकरीबन आधे से ज़्यादा जितने भी प्राकृतिक वन थे सागवान ने उनका सफाया कर दिया। वैसे ही अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर चिड़पाइन के जो पेड़ लगाए गए उससे हिमालयन ओक जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा और मतलब इसकी मात्रा जो है उस पर भारी पड़ने लगी। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों में देखें, जैसे जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, तो 1952 के बाद से जब बड़े डैम और इन सारी चीज़ों की बात आई तो एक चीज़ हमें समझना होगा कि हम जब भी कोई बड़ा बांध बनाते हैं तो जो डूब क्षेत्र होता है उसका जो सबमर्जिंग एरिया होता है, अब उतने इलाके में जो भी जंगल होंगे उनका तो सफाया हो गया।
तो आप मतलब हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो बड़े बड़े बहुउद्देशीय योजनाओं में जो है वो समाहित हो चुका। इसको लेकर के कई बार जो है कार्यकर्ता जो एक्टिविस्ट हैं वो इसको लेकर के आवाज़ भी उठाते रहे हैं। जैसे तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है वो नर्मदा जो परियोजना है वो उसके तहत जो है सबमर्ज्ड एरिया में चला गया। जो माइनिंग का कार्य है, माइनिंग के कार्य से भी जो है वो वनों का निम्नीकरण होता है। जैसे उड़ीसा का जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर माइनिंग की वजह से अपूर्णीय क्षति हुई है। तो वो जो इलाका है वो प्राकृतिक तौर पर जंगली हाथियों का आवास क्षेत्र माना जाता है। अब जो हाथी हैं वो एक अपने खास तय रास्ते पर ही चलते हैं, तो वो जो रास्ते हैं अगर वो प्रभावित होंगे तो फिर उससे हाथियों का जो मूवमेंट है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो ये सब जो उदाहरण हैं अलग अलग इन चीज़ों को लेकर के, हाँ एक ख़ास चीज़ और भी है, कई बार इन चीज़ों का के लिए जनजातियों को भी कुछ एक जो अधिकारी वर्ग हैं या एक तबका है जो जिम्मेदार ठहराता है कि भाई जो जनजाति हैं जंगलों में रहते हैं, जंगलों पर वो आश्रित होते हैं, तो वो उसके लिए एक कारक हैं। जबकि अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें इस तथ्य में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो जंगलों पर टिकी रहती है और वो पेड़ों को नहीं काटते। वो पेड़ों के मतलब कि वो वन उत्पादों को कलेक्ट करते हैं, वो वन उत्पादों के संग्रहण में यकीन रखते हैं। तो उनको किसी हद तक जो है और उनका जो भी होता है कि स्थानीय घरेलू ज़रूरतों के हिसाब से ही उन चीज़ों का संसाधनों का वो दोहन करते हैं। लेकिन जब हम कमर्शियली बड़े पैमाने पर करते हैं तो इसका असर वनों पर बहुत बुरा पड़ता है। अब अगर हम ये देखें कि आज़ादी के 70-75 साल बाद आज की जो तकरीबन स्थिति है वो आप ये मान सकते हैं कि जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। आज की तारीख में आधे से ज़्यादा जो प्राकृतिक वन हैं वो नष्ट हो चुके हैं। 1/3 से ज़्यादा जो वेटलैंड है मतलब जो नम भूमि है वो सूख चुकी है। स्थलों पर जितने भी वाटर मासेज हैं, जो तालाब हों चाहे और झीलें हों, उनमें से जो 70% है वो प्रदूषित हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर कितना दबाव पड़ा है। और अगर हम बात करें जैव विविधता में कमी लाने वाले कारकों की तो इसके बहुत सारे कारक हैं। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वन पशुओं के आवास की कमी। अगर हम उनके आश्रय स्थली को, अगर हम उनके आवास को ही नष्ट कर देंगे तो जाहिर है कि उनके पास रहने की जगह नहीं रहेगी और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे और वो ज़्यादा दिन तक अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसके अलावा वन्य पशुओं का शिकार, जो पर्यावरण प्रदूषण, तरह तरह के जो हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका इस्तेमाल करते हैं उसके कारण विषाक्तीकरण, जंगल में लगने वाली आग, जो रिसोर्स हैं उनका असमान वितरण, और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि पर्यावरण संरक्षण में असमान जो उसका उपभोग करने वाले लोग हैं वो उसके अनुपात में, उसके रख रखाव, उसके जिम्मेदारी में उनका साझेदार ना होना। तो ये जो बहुत सारे कारक हैं वो मिल करके आपके जैव विविधताएं जो हैं वो उनके ऊपर असर डालते हैं। तो वन्य और वन्य जीवों के विनाश का सिर्फ एक मतलब जैविक पहलू ही नहीं है, ये कई अर्थों में ये हमारी सांस्कृतिक विकास विरासत से भी जुड़ा हुआ है। ये कुछ लोगों के जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। वैसे समुदाय, वैसी जातियां जो जंगलों के करीब रही हैं, अब आप देखिए कि अगर जैव विविधता में कमी आ रही है, जंगलों का क्षरण हो रहा है, तो इसका असर उनकी जीवन शैली पर, उनके जीवन स्तर पर पड़ रहा है। यानी और ख़ास करके महिलाएं जो हैं वो इसमें ज़्यादा वनरेबल हैं। कि आप ये सोचिए कि आम तौर पर जो एक जनजातीय जीवन होता है उसमें जंगल जाना, वहाँ से फल कंदमूल संग्रहण करना या ईंधन के लिए लकड़ी ले आना, ये महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। अब अगर जंगल कट रहे हैं और जंगल घर से दूर हो गए तो जिस काम के लिए पहले किसी महिला को 2 किलोमीटर चलना पड़ता था अब उसे दिन भर में 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अब वो उतने देर अपने घर से दूर रह रही है, वो उतने देर तक अपने बच्चों से दूर रह रही है। तो जाहिर है कि उस परिवार में या उस समुदाय में वनों के कटाई का जो असर है वो उस समुदाय के जीवन स्तर पर पड़ रहा है। वो गरीब हो रहे हैं, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर असर पड़ रहा है। तो जो जंगल है वो हम पर कई तरीके से अपना असर डालते हैं। जबकि अगर हम जंगलों को संरक्षित रखते हैं तो आप ये देखिए कि इससे मिट्टी, हवा और पानी,
ये तीनों संरक्षित होते हैं। उसके अलावा हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल जो है वो इनरिच होती है, उसकी उर्वरता बढ़ती है, हमारा पर्यावरण जो है वो बेहतर होता है। तो मतलब हम इस नतीजे पर बिल्कुल ही पहुंच सकते हैं कि जो जंगल हैं वो मानवों के जीवन पर सीधे भी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी दोनों ही तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं। जाहिर है कि पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण एक रिलेटिवली एक नया मसला था जिसके बारे में लोगों की जागरूकता दूसरे चीज़ों के मुकाबले थोड़ी सी देर से आई, लेकिन 1960 और 70 के दशक से जो पर्यावरण संरक्षण से जो जुड़े लोग थे वो लोग भारतीय वन्य जीव संरक्षण को लेकर के उन्होंने इसकी बात उठाई, उन्होंने इसकी वकालत की और इसका नतीजा ये रहा कि 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया और जिसके तहत जंगली पशुओं का शिकार, उनके अंगों का व्यापार या फिर जो खाल वगैरह, खाल हड्डी अस्थियाँ, चूँकि आप देखे होंगे एक ज़माना था, आपने ऐसे बहुत सारे अंग्रेज़ या नवाबों की तस्वीरें देखी होंगी कि सामने शेर मरा हुआ है और वो लोग उसकी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का जो नुकसान है वो ऐसे जानवरों का, बाघ की संख्या इस देश में कम गई, तो इस नियम को लाया गया जिसके बाद से बहुत सारे कदम उठाए गए। जैसे जो कुछ क्षेत्र हैं उनको संरक्षित घोषित किया गया, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा हुई, अभयारण्य की घोषणा हुई। तो सरकार ने एक समेकित नीति बनाई जिसके जरिए कि वनस्पतियों को सुरक्षित रखा जा सके, उस पूरे इलाके की जो जैव विविधता है उसको बचाया जा सके, वहाँ पर जो रहने वाले जंगली जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनके आश्रय स्थली, उनके आवास को बचाया जा सके। जो नई नीतियाँ बनी उसमें मतलब सिर्फ बाघ ही नहीं, बाघ के अलावा एक सींग वाला गैंडा, काला हिरन, चिंकारा, 3 तरह के मगरमच्छ, मतलब कि मीठे पानी का, खारे पानी का, घड़ियाल, इन सारे कई जीवों को आइडेंटिफाई किया गया और इनके संरक्षण के लिए जो है वो कदम उठाए गए। वक्त के साथ ये समझा गया कि सिर्फ सरकार ही इन चीज़ों को नहीं बचा सकती जब तक कि हम इसमें लोगों की भागीदारी नहीं करते। तो इस मामले में उड़ीसा में एक नए तरह का प्रयोग हुआ जहाँ पर कि संयुक्त रूप से, यानी कि वन विभाग भी और उसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन दोनों ने मिल कर के इस काम को आगे बढ़ाया और उसके तहत एक आप इसे कहें तो कि साझेदारी है, भागीदारी है कि जो मध्यम स्तर के जो उत्पाद होंगे वो वहाँ के नागरिकों को मिलेंगे और जब जंगल तैयार हो जाएंगे, जब इमारती लकड़ी आएगी तो उसमें भी उनका एक निश्चित हिस्सा जो है वो तय किया गया। तो इसकी वजह से जब लोकल लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो ये नीति जो है वो ज़्यादा सफल मानी गई और आज भी जो कोशिश ये होती है कि हम जहाँ कहीं भी जंगल है, जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि ये जैव विविधता वाला या जैविक विविधता के रूप से एक इम्पॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर स्थानीय लोगों को साथ लेकर के चलने की नीति जो है वो अपनाई जा रही है। तो जो समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने वाली नीति है इसे ज़्यादा कारगर मानी जाती है। अभी जैसे भारत में जितने भी जो वन क्षेत्र हैं उन्हें हम 3 तरीके, मतलब 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। जो पहला है उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित वन वैसा जो सघन वन है और इन्हें माना जाता है कि जैव विविधता के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं और इसलिए इनकी सुरक्षा की जाती है। आधे से ज़्यादा वन जो है वो आरक्षित श्रेणी में आते हैं। जो दूसरे तरह के वन हैं वो रक्षित वन कहलाते हैं, यानी किसी राज्य में 1/3 मतलब जो भी वन क्षेत्र होता है उसका 1/3 हिस्सा जो वन विभाग है उसे रक्षित वन के रूप में मानता है और उसकी सुरक्षा की जाती है। जो तीसरी श्रेणी है उसको अवर्गीकृत कहते हैं, यानी कि उस पर कोई सामुदायिक स्वामित्व हो सकता है या फिर हो सकता है कि बंजर इलाके में, खुली ज़मीनें में, जो भी इस तरह के जो तीसरे तरह के जो वन शुरू के 2 वर्गों में नहीं आते हैं उन्हें हम इस तीसरी श्रेणी में रखते हैं। तो एमपी में आरक्षित वन के मामले में एमपी सबसे आगे है, उसमें आधे से ज़्यादा तकरीबन 75% जो है वो स्थायी वन है। वैसे ही बिहार, हरियाणा, इनों में रक्षित वन ज़्यादा हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ पर अवर्गीकृत वन, यानी चूँकि उधर के जो वन संसाधन है उस पर सामुदायिक जो है वो उनका स्वामित्व है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, चूँकि इसके पीछे बहुत सारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारक जो हैं वो भी प्रभावी होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ समुदायों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी होगा। जैसे एक तो कि बिश्नोई समाज, पश्चिमी भारत का जो बिश्नोई समाज है वो अगर हम देखें कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिहाज से
उनका जो है वो काफ़ी योगदान रहा है। वो लोग कुछ एक जो पशु हैं वो उनको पूजनीय मानते हैं, कुछ पौधों की पूजा की जाती है। वैसे ही चिपको आंदोलन जिसकी शुरुआत थी 19वीं सदी में राजस्थान से हुई थी। ये अलग बात है कि चिपको आंदोलन जो है वो बाकी सारे हिस्सों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये इस तरह के जो भी आंदोलन हैं वो एक मैसेज देते हैं, वो समाज को वो बताते हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से भी इन प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के हम कितने संवेदनशील हैं। तो ये हमारे जो हैं हुई बात वन और वन संसाधन की, और हम चाहेंगे कि ये हमने एक आपको एक नज़रिया दिया। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उससे इससे जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं, और मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों को थोड़ी दिलचस्पी है इसको और विस्तार से पढ़ें। जैसे आपको पता होना चाहिए कि देश में कितनी सेंचुरीज़ हैं, कौन से जीवों के लिए हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं तो कहाँ कहाँ हैं। आपको कम से कम उसकी एक जानकारी होनी चाहिए कि भारत के नक्शे पर ये जो है वो अभयारण्य हैं, ये सेंचुरी हैं, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जैसे नंदा देवी हुआ, केरल की साइलेंट वैली हुई, इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भले ही आपकी पुस्तक में उनका नाम न दिया गया हो, लेकिन वो जीएस के लिहाज से, आपकी जानकारी के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि आप उन चीज़ों को जानें, उनके बारे में आप उनके जगहों को पहचानें। ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ख़ास करके जब आप देश की जैव विविधता की बात करते हैं। तो आज की इस कड़ी में इतनी ही, और फिर हम अगली कड़ी में बात करेंगे दूसरे नए अध्यायों की। थैंक यू।